पहला स्टेप मैं प्रोपोर्शनलिटी बनाऊंगा, एक की पावर ए, दूसरी की पावर बी, तीसरी और सी, हमें नहीं पता पावर। एफ का रिलेशन एम बी आर के साथ निकालना है, तो जिसका रिलेशन निकालना है उसको हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अगर उस क्वांटिटी को एम एल टी की पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो और बड़े वाले ब्रैकेट में क्लोज कर दो, सो दैट इज सेड टू बी डायमेंशनल फार्मूला। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का वन शॉट, जो कि बेस्ड है यूनिट एंड मेजरमेंट पर। तो बच्चों यदि आप लोग हर चैप्टर का वन शॉट फिजिक्स में एंड हर चैप्टर के एनसीईआरटी पॉइंटर्स, मतलब एनसीईआरटी की लाइंस हर चैप्टर की, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर के, और साथ ही साथ बोर्ड प्रैक्टिकल्स की जानकारी चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का वन शॉट, जो कि बेस्ड है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे इसमें, इस चैप्टर में, सिस्टम पर। तो सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। सिस्टम मतलब क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट के लिए जो हम फॉलो करते हैं, तीन तरह के सिस्टम होते हैं। एक तो होता है एमकेएस, एक सीजीएस और एक एफपीएस। एमकेएस का मतलब होता है बच्चों मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। तो हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो एमकेएस और सीजीएस सिस्टम में करते हैं। एफपीएस का बहुत कम हम लोग यूज करते हैं। कई सारी बुक्स में एफपीएस के यूनिट्स होते हैं, लेकिन हम लोग जनरली जो प्रैक्टिस करते हैं नीट के लिए या जेई के लिए, तो वो एमकेएस और सीजीएस का कन्वर्जन और उनका यूज करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। तो बच्चों कितने तरह के सिस्टम, ठीक है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस में लेंथ का यूनिट है मीटर, सीजीएस में लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, और एफपीएस में लेंथ का यूनिट है फुट। इसके बाद मास का यूनिट एमकेएस में किलोग्राम, ठीक है, सीजीएस में मास का यूनिट ग्राम, और एफपीएस में पाउंड है मास का यूनिट। इसके बाद टाइम का यूनिट एमकेएस में सेकेंड, सीजीएस में भी सेकेंड, और एफपीएस में भी सेकेंड है। तो ये तीन तरह के सिस्टम जिनको स्टडी हम करते हैं यूनिट मेजरमेंट में, ठीक है, वो ये हैं। अब आगे की बात हम लोग करें, जैसे मान लो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एन यू का यूज करेंगे। बेटा ये वन शॉट है बच्चों, तो आपको कम टाइम में पूरे चैप्टर का एक समरी मिल जाएगी और कितने तरह के सवाल आते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा यदि आप तरीके से इसको फॉलो करेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट हर वैरायटी के सवाल, कितने तरह के सवाल बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, उसकी स्टडी हम लोग करेंगे। तो बेटा इसमें सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन एन यू के फॉर्म में करते हैं। एन है न्यूमेरिक वैल्यू, और यू है यूनिट। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो लेंथ हमारी है 1 मीटर, है ना, मास है 2 kg, ठीक है, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 1 क्या हो गया न्यूमेरिक वैल्यू, यूनिट क्या हो गया मीटर, इसमें 2 क्या हो गया न्यूमेरिक वैल्यू, यूनिट क्या हो गया केजी। तो ये मास के लिए हो गया। वेलोसिटी के लिए 5 हो गया न्यूमेरिक वैल्यू, और यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो हम लोग स्टडी करेंगे उसका मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट से करेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे एन यू के फॉर्म में। एन मतलब मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। तो बच्चों एन यू से रिप्रेजेंटेशन होता है। और आपने सुना होगा जैसे 1 मीटर इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आपने सुना ही होगा। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर ये N1 हो गया, और ये हो गया बच्चों U1, ये हो गया आपका N2, और ये हो गया U2। आप देखो N1 U1 बराबर N2 U2, यानी NU का प्रोडक्ट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए कांस्टेंट होता है। NU का प्रोडक्ट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए कांस्टेंट होता है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो अगर यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटी होगी, मतलब एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा। तो आप बोल सकते हो कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, ठीक है। ये सिंपल सा रिलेशन हमें याद रखना है। इसके जो ग्राफिकल क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, वो जैसे मान लो मैंने बताया NU कांस्टेंट है। NU क्या है, कांस्टेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए NU कांस्टेंट होगा, पहली बात ये याद रखना है। अगर ये कांस्टेंट है तो n और u का जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है। एक ग्राफ और बनता है बच्चों, अगर n और 1/u का ग्राफ देखें तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u, या n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, ऐसे बोल सकते हो। इसको y लिख लो और इसको x लिख लो। तो बच्चों y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ओरिजिन से पास होता हुआ, क्योंकि c 0 है, कांस्टेंट 0 है, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा।
n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, u, या n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u। तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। एक ग्राफ और बनता है बच्चों इसमें, तो ये संभावनाएं देख लो। n और u का जो ग्राफ बनता है बच्चों वो कैसा बनता है, ठीक है, ये तो मैंने देख लिया। इसमें n u का u के साथ या फिर n के साथ, n u का u के साथ या n के साथ, तो n u तो कांस्टेंट है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो 3 ग्राफ की संभावनाएं हैं, 3 ग्राफ इसमें बनते हैं, ठीक है। अब इसमें जो अगला टॉपिक आता है, क्या अगला टॉपिक आता है बेटा n u से रिलेटेड। तो वो n u से रिलेटेड अगला टॉपिक क्या है उसकी बात अपन लोग कर लेते हैं, ठीक है। n u से रिलेटेड अगला टॉपिक क्या है, इसमें बोला जाता है कि एक क्वांटिटी, जैसे मान लो वर्क हमारे पास 2 जूल दिया है, इसको हमें नए यूनिट में कन्वर्ट करना है, मान लो सीजीएस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 2 जूल को या फिर 1 जूल को हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब अगर 2 जूल है हमारे पास, एमकेएस में 2 जूल है, तो सीजीएस में इसका वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे सवाल बनता है, कैसे सवाल बनता है, एग्जाम्पल कन्वर्ट 1 जूल या 2 जूल, कुछ भी ले लो, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ले लो आप। कन्वर्ट करने का तरीका आपको देखना है, कन्वर्ट 2 जूल, ठीक है, इनटू सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम की जगह एक नया सिस्टम भी ले सकते हैं, तो इसी से मैं अगला सवाल बना दूंगा। तो कन्वर्ट 2 जूल इनटू सीजीएस सिस्टम। तो पहला सवाल ग्राफिकल हो गया बच्चों। सवाल पर वैरायटी पर जरूर ध्यान देना कि किस तरह की वैरायटी हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 जूल को कन्वर्ट करना है हमें सीजीएस में, तो हम क्या लिखेंगे, n1 u1 बराबर कितना, n2 u2। जो हमें पता है वो n1 u1 है, तो 2 जूल हो जाएगा आपका कितना, जूल को जूल लिख देते हैं, ठीक है। फिर कन्वर्ट कर लेंगे इसको n2 u2। अब u2 में क्या हो जाएगा बेटा, u2 में हो जाएगा आपका सीजीएस यूनिट, क्या सीजीएस यूनिट, ठीक है बच्चों। वैसे इसका रिलेशन होता है जूल का एमकेएस का सीजीएस के साथ, 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। लेकिन उसको भी हम लोग कन्वर्ट करके देखेंगे, मतलब कैसे हम एक वैल्यू से, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे। तो क्या बेटा, 2 इंटू कितना, जूल को लिखते हैं, जूल क्या होता है आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डब्ल्यू बेटा, डब्ल्यू यानी वर्क का यूनिट जूल होता है, तो वर्क को लिखेंगे एफ इंटू डी। एफ होता है आपका फोर्स होता है एम ए इंटू कितना डी। एम हो जाएगा क्या, मास है, मास हो जाएगा केजी। एक्सेलरेशन ए है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख पाएंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एमकेएस है, तो जूल को मैंने तोड़ा एमकेएस में, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब n2 सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो केजी की जगह यहीं से देखेंगे बेटा, n1 u1 बराबर n2 u2। 2 जूल को कन्वर्ट करना था, तो 2 जूल को मैंने लिखा 2 इंटू के जी, जूल को लिखा के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हर एक कंबाइंड यूनिट को हम तोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे जूल था, तो जूल को मैंने एमकेएस में, जूल एक कंबाइंड यूनिट है, एमकेएस का कंबाइंड यूनिट है, ठीक है। तो जूल को मैंने तोड़ा किसमें, केजी मीटर और सेकंड में। तो जूल होता है आपका, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वर्क होता है एफ इंटू डी, एफ इक्वल टू एम ए इंटू डी। एफ एम मतलब मास है, केजी आ जाएगा, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन डी मीटर है, तो यहाँ से मिला हमें केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हो गया अपने पास n2 इंटू कितना सीजीएस, केजी की जगह कितना आएगा, केजी की जगह ग्राम आएगा, मीटर की जगह क्या आएगा, सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और सेकंड तो सेकंड ही रहता है तीनों सिस्टम में, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस में। अब बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 इंटू कितना, केजी हो जाएगा 1000 ग्राम, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर अपॉन कितना, सेकेंड स्क्वायर, बराबर हो जाएगा n2 इंटू कितना ग्राम इंटू कितना सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन कितना सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ से n2 फाइंड कर सकते हो। ये तो 10⁻3 हो गई, यहाँ 10⁻4 आएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर जाएगा, और ग्राम से ग्राम जाएगा, ठीक है। ये ग्राम है, तो ग्राम से ग्राम चला गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर चला गया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर चला गया, ठीक है। बचा कितना, n2 बचा 2 इंटू 10⁻7, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो 2 जूल इक्वल टू 2 इंटू n1 u1 बराबर n2 है आपका 2 इंटू 10⁻7 सीजीएस यूनिट। क्या जाएगा आपका, अर्ग आ जाएगा। सीजीएस क्या होता है, अर्ग, ERG। तो आप ये समझे कि हम कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक अगला एग्जांपल लेते हैं। इसी वैल्यू को, है ना, इसी वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, बच्चों, है ना। 2 जूल को कन्वर्ट करेंगे न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में,
न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक अगला सवाल इसमें ले लेते हैं। ठीक है, कन्वर्ट 2 जूल इनटू न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इन विच मास इन 10 kg, लेंथ 10 मीटर और टाइम 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट या 60 सेकेंड। तो हमें जो 2 जूल को कन्वर्ट करना है नए सिस्टम में, जिसमें मास का यूनिट क्या दिया 10 kg, ये बेस यूनिट है, मतलब मास को हम केजी में मेजर करते हैं एनकेएस में। तो नए सिस्टम में हम 10 kg को एक यूनिट मानेंगे, है ना, केजी की जगह 10 kg आ जाएगा। लेंथ को हम एमकेएस में 1 मीटर लेते हैं, बेस यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मतलब 10 मीटर 1 मीटर काउंट करेंगे। तो मास का यूनिट 10 kg है, लेंथ का यूनिट 10 मीटर है और टाइम का यूनिट कितना है 60 सेकेंड। तो लेंथ का यूनिट कितना है बेटा 10 मीटर है, इसको लिख लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये जो अपना लेंथ है वो 10 मीटर है और टाइम है कितना 60 सेकेंड है। ठीक है बच्चों, अब हमें कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे? बेस तरीका क्या है बच्चों? सबसे अच्छा तरीका है कन्वर्ट करने का N1U1 बराबर N2U2। N1U1 बराबर कितना N2U2। अब देखो N1 कितना 2 इंटू कितना जूल, जूल को फिर से हम लिखेंगे एमकेएस में। ठीक है, तोड़ेंगे इसको। ठीक है, तो अब N2U2 कितना होगा, U2 न्यू सिस्टम वाला, न्यू सिस्टम। ठीक है, न्यू सिस्टम। तो जूल को तोड़ा तो 2 इंटू कितना, अभी निकाले थे केजी, मीटर से ऊपर ही काम कर रहे थे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। N2 न्यू सिस्टम में केजी की जगह 10 kg, तो 10 kg हो गया। मीटर की जगह 10 मीटर, तो 10 मीटर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है मीटर का। सेकेंड में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर बेटा केजी से केजी जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जाएगा, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर जाएगा। तो आप ये देखो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर N2, यहाँ हो जाएगा 10 और ये 100 आएगा, तो 10 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 3600, 60 इंटू 60 3600, 60 का होल स्क्वायर है, तो N2 आ जाएगा बेटा 72, 36 इंटू 2 7200। ठीक है, इंटू कितना, कुछ नहीं, अपॉन कितना 10 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा बेटा 7200 इंटू 10 की पावर -3, तो कितना आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 7200 इंटू 10 की पावर -3, मतलब ये पॉइंट यहाँ खिसकेगा तो पावर घटेगी माइनस की। ठीक है, तो आप बोल सकते हो 7.2, है ना, 00। ठीक है, यानी N2 हो जाएगा 7.2। तो N1U1 2 जूल इक्वल टू कितना 7.2 यूनिट इन न्यू सिस्टम, इन न्यू सिस्टम। तो बच्चों बात समझ में आ गई, N1U1 बराबर N2U2। सो दैट इज कन्वर्जन, सिंपल कन्वर्जन किसका, यूनिट का, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करें। तो N1U1 बराबर N2U2, एमकेएस लिखेंगे, केजी की जगह जो भी नए सिस्टम में हमें दिया गया वो लिख लो, मीटर की जगह जो भी नए सिस्टम में दिया गया वो लिख लो, सेकंड की जगह जो भी नए सिस्टम में दिया गया वो लिख लो। ठीक है, या एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सिंपल तरीका है। ठीक है, और बेसिक कन्वर्जन आप याद रखना, 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होता है ERG, ये एमकेएस है और ये है आपका सीजीएस। ठीक है, 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइन, और ये है आपका सीजीएस, ये एमकेएस है और ये सीजीएस है। तो ये रिलेशन कुछ आप याद रखिएगा जिससे कि कन्वर्जन आसान रहेगा। ठीक है, तो बच्चों आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो कितने तरह की फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज हैं उनकी बात कर लेते हैं बच्चों। तो आप सभी को पता है क्या 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब जो इंडिपेंडेंट है, जिनका अपना खुद का अस्तित्व है, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, वो है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, पहले आपने जो सवाल करा उसका जो ग्राफिकल ओवरव्यू देखा है ना, ग्राफिकल तरीका आपने समझा, वो काम की चीज़ है। ये आपको याद रखना है दिमाग में। कितने टाइप की फंडामेंटल होती हैं? 7 टाइप की, जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में,
टेम्परेचर को केल्विन में, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में। और इनका ये सिंबल एम केजी सेकेंड, केल्विन कैपिटल ए, CD मोल। तो आप ये याद रखना कि इनके ये सिंबल हैं और ये 7 तरह की हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं अपन। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो ये तो फंडामेंटल यूनिट हुए। अब इसके बाद आता है ड्राइव्ड यूनिट। तो ड्राइव्ड यूनिट ऐसे यूनिट जो फंडामेंटल से मिलके बने हैं। ठीक है, ड्राइव्ड यूनिट्स क्या है या ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जो फंडामेंटल से मिलकर बनी है। मेड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल जैसे फोर्स हो गया, ठीक है, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया। तो इनकी यूनिट क्या कहलाएंगे? ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, और जैसे फोर्स का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया, केजी मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये सब फंडामेंटल यूनिट से मिलके बने हैं, और इस तरह की क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी है उन्हें ड्राइव्ड बोला जाता है। ड्राइव्ड यूनिट या ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि सीधा सीधा पूछ लेते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट में रेडियन और स्टेरेडियन, है ना। रेडियन किसके लिए? प्लेन एंगल, और स्टेरेडियन सॉलिड एंगल। बहुत ज़्यादा इसका डिस्कशन नहीं, बस प्लेन एंगल रेडियन में और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन में। तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके यूनिट हैं पर डायमेंशन नहीं है। तो याद रखना, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री में दो, एक तो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 2D एक आर्क हो गई, वो सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी? ठीक है, जैसे मान लो छोटी सी आर्क ले ली, ये सेंटर सर्कल पर कितना एंगल बना रही है? दैट इज प्लेन एंगल, थीटा। रेडियन में मेजर करेंगे। स्टेरेडियन सॉलिड एंगल के लिए, जैसे आइसक्रीम की कोन। ठीक है, इसमें हम किसका? आर्क का एंगल देखेंगे सेंटर पर, और सॉलिड एंगल में सरफेस एरिया का एंगल देखेंगे सेंटर पर। तो ये 2D है प्लेन एंगल, और जो सॉलिड एंगल होता है वो 3D होता है। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अगर इसके बारे में बात करें प्लेन एंगल के बारे में, तो प्लेन एंगल होता है आपका थीटा, और थीटा होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, और ये सर्कल के लिए डिफाइंड है। कहाँ? आर्क के लिए, है ना, आर्क के लिए डिफाइंड है। और अगर सॉलिड एंगल की बात करें तो सर्कल की जगह स्फीयर आ जाएगा। वहाँ एरिया का एंगल देखेंगे, छोटा सा एरिया, मान लो डेल्टा S। ठीक है, ये रेडियस R, तो सेंटर पर कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है? 3D में, है ना। तो दैट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता है डेल्टा S बाई कितना? R²। ठीक है, तो स्फीयर के लिए बात करेंगे सॉलिड एंगल की, और सर्कल के लिए बात करेंगे किसकी? आप प्लेन एंगल की। तो दोनों का यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। दीज आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों डायमेंशन की। तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी। देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को MLT की पावर के फॉर्म में लिखना डायमेंशन है, और यही डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। अगर उस क्वांटिटी को MLT की पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो और बड़े वाले ब्रैकेट में क्लोज कर दो, सो दैट इज सेड टू बी डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो डायमेंशन बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपने इसके पहले यूनिट पढ़ा। यूनिट में दो चीज़ें, ग्राफिकल NU कांस्टेंट, इस पर जो ग्राफ बनता है वो याद रखना है, और इससे जो कन्वर्जन वाला सवाल बनता है वो याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आया था अपने पास वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। ठीक है, तो मैंने आपको उसको बताया। अब डायमेंशन की बात करते हैं। तो डायमेंशन सिंपल है क्या? ये MLT, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को MLT की पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। सरल एक भाषा में यदि बोले तो यही है। क्या? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को MLT की पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या है? डायमेंशन है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो मास, लेंथ के लिए हम मास के लिए कैपिटल M का यूज करेंगे, लेंथ के लिए LENGTH, लेंथ के लिए कैपिटल L का यूज करेंगे, और टाइम के लिए कैपिटल T का यूज करेंगे डायमेंशन में, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, मास की जगह जहाँ kg आएगा वहाँ कैपिटल M, लेंथ आएगी वहाँ कैपिटल L, कोई भी लेंथ हो। ठीक है, और अगर टाइम आएगा, कोई भी टाइम हो, तो हम कैपिटल T यूज करेंगे, मतलब आवर, सेकेंड, मिनट, कोई भी यूनिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल T। लेंथ के लिए, है ना, चाहे मीटर में हो, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में हो, लेंथ के लिए हम, डिस्टेंस के लिए कैपिटल L, और मास के लिए कैपिटल M का यूज करेंगे। ठीक है, चलो। और इलेक्ट्रिक करंट, है ना, एम्पियर के लिए एम्पियर के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल A का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चार चीजें हमें याद रखना है डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो अपने पास क्या है? अपने पास है वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। अपने पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। दोनों पता है तो अच्छी बात है। वेलोसिटी होती है आपकी
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो इसको डेल्टा एक्स को लिखते हैं लेंथ और डेल्टा टी आपका टाइम। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा को हटा दो तो एक्स अपॉन टी आ गया। एक्स क्या है? लेंथ, लेंथ है आपका एल, टी क्या है? टाइम, टाइम मतलब कैपिटल टी, तो कितना आ जाएगा? एल टी माइनस वन। तो डायमेंशन लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप क्वांटिटी लिखो जिसका डायमेंशन फाइंड करना है, उसको लेफ्ट हैंड साइड रखो, बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड रखो। जैसे मान लो कोई क्वांटिटी किसी फॉर्मूले में है तो आप क्या करोगे, उस क्वांटिटी को सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड रख लो जिसका डायमेंशन निकालना है, बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड रख लो और सबका डायमेंशन रख के सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये तरीका है, मतलब यूनिट पता होना चाहिए और फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो डायमेंशन फाइंड करना बहुत आसान है। कुछ बेसिक क्वांटिटीज की डायमेंशन हमें याद होनी चाहिए, जैसे वेलोसिटी हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है ना, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो भाई क्या डेल्टा वी अपॉन कितना? डेल्टा टी होता है। डेल्टा वी कितना? डेल्टा हटा दो, वी बाई टी, मीटर पर सेकंड अपॉन कितना? सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? निकालेंगे अभी। ठीक है, यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, मीटर की जगह क्या आ जाएगा? एल, और सेकंड स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? एल टी माइनस टू, है ना। तो ये तो डायमेंशन लिखने का तरीका हो गया। क्या? जिस भी क्वांटिटी का हमें डायमेंशन चाहिए उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड रखेंगे और हम हर टर्म का डायमेंशन पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ गया। ठीक है, लिखना बहुत आसान है। तो एमएलटी की पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? डायमेंशन कहलाता है, बहुत आसान है। इसके बाद जैसे मान लो फोर्स लिखना है, फोर्स, फोर्स के लिए क्या करेंगे? फोर्स इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? फॉर्मूला पता है ना हमें, एम हो जाएगा केजी और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे? केजी के लिए आ जाएगा कैपिटल एम और ये एल और ये कितना? टी स्क्वायर, है ना। तो कितना आ जाएगा? एम एल टी माइनस टू। ठीक है, आप कितने भी किसी भी टर्म का डायमेंशन देख लो। ठीक है, एक एग्जांपल, जैसे मान लो हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन चाहिए या वर्क का डायमेंशन चाहिए। चलो ठीक है, पहले वर्क का निकाल लेते हैं। तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा बेटा? वर्क होता है आपका एफ इंटू टी, एफ इंटू टी, एफ का पता है एम एल टी माइनस टू, अभी ऊपर निकाला एम एल टी माइनस टू। वर्क का डायमेंशन निकालना है हमें, फोर्स का पता है हमें, फोर्स का कितना है? फोर्स का है एम एल टी माइनस टू और ये डी, डी एल हो गया, तो कितना हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस टू, वर्क का हो गया। अब जैसे मान लो जी का निकालना है, जी इज सेड टू बी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला में निकालना है, डायमेंशन बताना है। तो मैंने क्या बोला? जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशन आपको निकालना है उस क्वांटिटी को कहाँ रखो? लेफ्ट हैंड साइड रखो, बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड। फॉर्मूला पहले सर्च करो कि किस फॉर्मूले में है, तो हमें पता है क्या? जी बराबर कितना होता है? जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो जी बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, जी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? जी बराबर हो जाएगा जी आर स्क्वायर अपॉन कितना? एम, एम मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो जी का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? एल स्क्वायर। ठीक है, आर डिस्टेंस है, अर्थ के सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, तो आर, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए एल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, आर स्क्वायर तो एल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन कितना? एम। तो आप बोलोगे एम ऊपर गया माइनस वन, एल थ्री, टी माइनस टू, तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं यदि फॉर्मूला पता है। तरीका क्या है? जिसका निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखो, बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड रख सकते हो आप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक दो चीज़ें और पढ़ते हैं। जैसे मान लो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे आपको पूछा गया कि हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन कितना? अपॉन बी स्क्वायर अपॉन कितना? 2 म्यू नॉट। इसका डायमेंशन बताओ, डायमेंशन ऑफ, इसका डायमेंशन बताना है हाफ एल आई स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि हाफ एल आई स्क्वायर है क्या। भाई एल सेल्फ इंडक्टेंस है, आई इलेक्ट्रिक करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस है। तो आप सबके डायमेंशन रखोगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, इतना टाइम तो अपने पास है नहीं। तो आपको कुछ थोड़ा स्मार्ट माइंड यूज करना है। कैसे? कि हाफ एल आई स्क्वायर होता है एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर, और ये बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट ये एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, ये है एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या है? इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, तो आप देखो क्या डायमेंशन ऑफ, ठीक है बेटा, हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन कितना? अपॉन कितना? बी स्क्वायर अपॉन कितना? 2 म्यू नॉट, तो कितना आ जाएगा बेटा? ई अपॉन वी। ठीक है, ई से ही गया, वी ऊपर जाएगा तो वी, और वी होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एल क्यू। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको ऐसे भी याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आपको चाहिए टाइम कांस्टेंट, है ना, टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट होता है आपका क्या? एक तो होता है सी आर कैपेसिटर में, सी कैपेसिटेंस, आर रेजिस्टेंस, एक होता है एल बाई आर इंडक्टर में। तो इनके डायमेंशन क्या है? टी। टाइम कांस्टेंट होते हैं सी आर और एल बाई आर, इनके डायमेंशन। और कुछ आपको याद रखनी है बातें,
ठीक है। जैसे मान लो एक दो चीज़ें हम लोग, जैसे मान लो अपने पास क्या, अपने पास दिया गया है हाफ CV² अपॉन कितना QB। अब C का डायमेंशन पुट करोगे, Q का करोगे, B का पुट करोगे, फिर निकालोगे, आपको बोलेगा डायमेंशन ऑफ कितना हाफ CV² अपॉन QB। इसका डायमेंशन बताओ। तो कुछ चीज़ें आपको फॉर्मूला बेस याद रखनी है, उनका डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट रखना है, अदरवाइज आप उनमें जो क्वांटिटीज यूज हो रही हैं उनका डायमेंशन रखोगे, उतना टाइम अपने पास है नहीं। उतना टाइम जब अपने पास नहीं है तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, उतना टाइम तो है नहीं, तो टाइम लॉस होगा। टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। तो आप क्या बोलोगे, है ना, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला देख के पता चलना चाहिए ये किसका डायमेंशन है ना, इसका डायमेंशन कितना है, ये कौन सी चीज़ है। तो आप क्या बोलोगे, ये है एनर्जी, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, एनर्जी, और ये भी क्या है, एनर्जी। तो ऊपर एनर्जी और नीचे एनर्जी, क्यू भी लिखो या फिर CV² लिखो। क्यू चार्ज है, V वोल्टेज है, V क्या है, वोल्टेज है, V क्या है, वोल्टेज, ठीक है। तो आप क्या लिखो, QV लिखो या हाफ CV² लिखो, ऊपर एनर्जी नीचे एनर्जी, तो डायमेंशन ऑफ कितना, हाफ CV² अपॉन कितना, QV, ठीक है। कि यहाँ पर ऊपर क्या है आपका एनर्जी और नीचे भी एनर्जी है, तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया, M0 L0 T0। सो ये भी आपको स्मार्ट तरीका यूज करना है, ठीक है। आगे है रूल्स फॉर डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये बड़ा सुंदर सा रूल है बच्चों, ठीक है। मतलब डायमेंशन फाइंड करने के लिए तरीका या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें बोला गया अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सेम डायमेंशनल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सेम तरह की डायमेंशनल क्वांटिटी को ही ऐड करा जा सकता है और सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है। मतलब अपने पास जैसे A + B बराबर कितना है, C + D, तो इसमें हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा। अच्छा, टर्म सेपरेट कैसे होते हैं, टर्म सेपरेट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से। जैसे मान लो A + B, तो A अकेला एक टर्म हो गया, इसके बाद B, है ना। तो अगर मान लो इसमें मल्टीप्लाई के साथ कुछ और होता तो वो एक टर्म कंसीडर होता। जैसे मान लो अपने पास क्या होता, अपने पास AX/Y प्लस कितना B, तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। मतलब टर्म सेपरेट होते हैं साइन से, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से। तो आप ये देख लो, किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ईच टर्म का डायमेंशन सेम होता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। किसी भी इक्वेशन में, मैथमेटिकल इक्वेशन आप पढ़ते हो तो हर इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ईच टर्म का डायमेंशन सेम होगा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आप क्या देखे, आप क्या सीखे कि डायमेंशन ऑफ A बराबर डायमेंशन ऑफ B बराबर कितना, डायमेंशन ऑफ C बराबर डायमेंशन ऑफ D। तो आपको क्या देखना है कि हर टर्म का डायमेंशन किसी इक्वेशन में सेम होगा, ठीक है। ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके आधार पर हम लोग करते हैं काम, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, सुनो मेरी बात, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, x बराबर कितना है आपका, x बराबर है α t प्लस कितना, βt²। छोटी सी बात है, ठीक है। अब आपको बोला x क्या है, लेंथ है, x क्या है, डिस्टेंस है या लेंथ है, डिस्टेंस है, ठीक है। t टाइम है, ठीक है, टाइम। तो आपको बताना है डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या होगा, आपको बताना है डायमेंशन ऑफ बीटा क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक सिंपल सा काम करते हैं, मुझे पता है कि किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में ईच टर्म का बोथ साइड डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो आप बोल सकते हो डायमेंशन ऑफ x बराबर डायमेंशन ऑफ α t बराबर कितना, डायमेंशन ऑफ βt²। तो आप इन दोनों को बराबर करोगे, अल्फा का मिलेगा, इन दोनों को बराबर करोगे, बीटा का मिलेगा। आप बोलोगे डायमेंशन ऑफ x बराबर कितना, डायमेंशन ऑफ α t, तो आपको क्या मिलेगा, x बराबर कितना, अल्फा इंटू कितना, t। तो अल्फा बन जाएगा x/t, यानी कितना, LT-1। L ऊपर t नीचे, ऊपर जाएगा -1, तो LT-1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर काम कर लेंगे। दूसरा इक्वेशन अप्लाई कर दो, क्या, डायमेंशन ऑफ x बराबर कितना, डायमेंशन ऑफ x बराबर कितना, डायमेंशन ऑफ βt²। तो आप बोलोगे, है ना, x बराबर कितना, बीटा इंटू t²। बीटा का वैल्यू निकालो, जिसका डायमेंशन चाहिए उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड। तो x/y कितना, t²। तो x क्या है बेटा, L अपॉन कितना, t²। तो कितना जाएगा, LT-2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा इज LT-2 एंड अल्फा इज LT-1। कितना आसान काम है। तो किसी भी इक्वेशन में हर तरफ, दोनों तरफ, मतलब हर टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा। सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये बढ़िया काम है। आगे बच्चों सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, डायमेंशन के लिए। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमेंशन लेस, सेम डायमेंशनल क्वांटिटी के रेशियो डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे रिलेटिव डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है ये। तो ऊपर सेम डायमेंशन, नीचे सेम डायमेंशन, ऊपर जो डायमेंशन है वही नीचे डायमेंशन है। तो सेम डायमेंशनल क्वांटिटी के रेशियो डायमेंशन लेस होते हैं, जैसे रिलेटिव डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलो अब
कुछ दूसरा वाला पॉइंट, दीज टर्म्स आर डायमेंशनलेस, टेन थीटा कॉस थीटा जितने भी थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा साइन थीटा कॉस थीटा सभी डायमेंशनलेस है, थीटा भी डायमेंशनलेस होगा, लिखा है मैंने। लॉग एक्स, लॉग का जो भी टर्म है वो भी डायमेंशनलेस होगा, ई की पावर एक्स भी डायमेंशनलेस है और ई की पावर जो है वो भी डायमेंशनलेस है। तो ये तो डायमेंशनलेस है ही बेटा, है ना, ये डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस को लिखते हैं m0 l0 t0। इसका जो फंक्शन है, जिसका ही फंक्शन है वो भी डायमेंशनलेस है। तो x भी कितना है आपका, x भी कितना है बच्चों, है ना, m0 l0 t0, ये याद रखना है ना। ये log x है, जिसका log है वो भी डायमेंशनलेस है और ये पूरा डायमेंशनलेस है। ये भी डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0, डायमेंशनलेस को लिखते हैं, इसको 1 लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। ये भी डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0, ये तो डायमेंशनलेस है m0 l0 t0। और ये थीटा भी क्या है, डायमेंशनलेस, m0 l0 t0, ठीक है। तो डायमेंशनलेस को लिखते हैं m0 l0 t0। कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी थी, ठीक है, वो बातें ये हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लो f इक्वल टू कितना है, f इक्वल टू है बीटा e की पावर अल्फा बाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या होगा, बड़ा आसान काम है। डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे बेटा, अल्फा कहाँ से मिलेगा हमें, ई की पावर जो भी है वो डायमेंशनलेस है, ठीक है, ई की पावर जो भी है वो डायमेंशनलेस है, ठीक है। और ये वाला टर्म भी डायमेंशनलेस है, ठीक है, ये पूरा डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0, इससे ही मिला हमें, ये जो पावर है वो भी डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, अल्फा बाई टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, m0 l0 t0, ये 1 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, मतलब टी की पावर 2। सो द डायमेंशन ऑफ अल्फा इज टी की पावर 2। अब बीटा का डायमेंशन चाहिए हमें, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, आपको ये भी पता है, क्या पता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आपको ये पता है क्या, होमोजेनिटी का प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता है कि हर तरफ किसी भी इक्वेशन में, दोनों तरफ किसी भी इक्वेशन में ईच टर्म का डायमेंशन सेम होगा। इसमें एक तरफ है f और दूसरी तरफ है बीटा e की पावर अल्फा बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या, जो इसका डायमेंशन होगा, है ना, वही इस पूरे टर्म का डायमेंशन होगा। यानी बोल सकते हो, ठीक है, राइट हैंड साइड के ईच टर्म का डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के ईच टर्म के डायमेंशन के बराबर होगा। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आप क्या बोलोगे, डायमेंशन ऑफ एफ बराबर डायमेंशन ऑफ बीटा इनटू कितना, ई की पावर अल्फा बाई टी स्क्वायर। सो दैट इज डायमेंशन ऑफ बीटा। क्यों, ये तो डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0, तो बचा क्या, बीटा। तो डायमेंशन ऑफ बीटा क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ बीटा कितना आ जाएगा बेटा, डायमेंशन ऑफ बीटा आ जाएगा डायमेंशन ऑफ एफ। और एफ का डायमेंशन कितना होता है, एफ का डायमेंशन होता है m l t माइनस 2। सो हमने अल्फा निकाल लिया, बीटा निकाल लिया, तो इसका ये यूज है, ठीक है। आगे बच्चों, आगे, है ना, देखते हैं क्या है। हाँ, एक और बढ़िया इंपॉर्टेंट, डायमेंशन ऑफ क्या, डी की पावर एन वाई अपॉन कितना, डी एक्स की पावर एन, ठीक है। मतलब nth ऑर्डर का जो डिफरेंशिएशन है, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स का डायमेंशन हो जाएगा y अपॉन डायमेंशन ऑफ dy अपॉन dx, है ना, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y अपॉन x, डी हटा दो, डायमेंशन ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ डी हटा दो y अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों में से ऊपर नीचे डी हटा दो। तो जब भी इस तरह के टर्म मिले तो आपको क्या करना है, ऐसे करना है। एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो आपसे पूछा गया डायमेंशन ऑफ d2x अपॉन कितना, dt स्क्वायर, x लेंथ है, t टाइम है, x लेंथ है और t टाइम है। तो आपको क्या बोला मैंने, डायमेंशन ऑफ कितना, x बाई टी स्क्वायर, और कितना आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ x बाई टी स्क्वायर, x का l और t स्क्वायर कितना आ जाएगा, l t माइनस 2। क्या आपको बात समझ में आई। मैंने बोला कि जब भी nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है, मतलब डिफरेंशिएशन वाला टर्म है, तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे डी हटा दो, जो भी बचा उसका डायमेंशन निकाल लो, डायमेंशन फॉर्मूला डिफरेंशिएशन वाले टर्म का आ जाएगा। जैसे d2x अपॉन dt स्क्वायर एक्सेलेरेशन होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, डी ऊपर नीचे हटा दिया, x बाई टी स्क्वायर, एक्स बाई टी स्क्वायर मतलब l बाई टी स्क्वायर मतलब l t माइनस 2, यही तो होता है, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई। बहुत शानदार काम चल रहा है बच्चों, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। आगे अपने पास क्या है, डायमेंशन का यूज क्या है, हम डायमेंशन की हेल्प से, है ना, डायमेंशनल एनालिसिस जो हम पढ़े हैं उसकी हेल्प से प्रोपोर्शनलिटी चेक करते हैं कि एक क्वांटिटी बाकी अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ किस पावर में प्रोपोर्शनलिटी में है, ठीक है। मतलब हम रिलेशन की प्रोपोर्शनलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास क्या है, एक पार्टिकल सर्कल पर घूम रहा है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की तरफ टूवर्ड्स द सेंटर FC, और FC होता है आपका
अगर ये m मास है, v वेलोसिटी है, सर्कल में r रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, तो Fc होता है mv²/r, सेंटीमीटर फोर्स है ना, mv²/r, ठीक है। v²/r सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, मास का मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंटीमीटर फोर्स आएगा। अगर मान लो हमें ये पता नहीं होता तो हम क्या करते, रिलेशन हमें ड्राइव करना है एक क्वांटिटी का बाकी अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ, तो इसमें मैक्सिमम 3 के साथ हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, और 3 में से भी अगर 2 फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन की है तो रिलेशन हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। एक का मैक्सिमम 3 के साथ फाइंड कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा के साथ नहीं। तो इसकी भी अपनी लिमिटेशन है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके सेंटीमीटर फोर्स का हमें फॉर्मूला, उसकी प्रोपोर्शनलिटी चेक करना है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, एफ किसके प्रोपोर्शनल है, एफ हम मान लें, हमें नहीं पता कुछ, हमें नहीं पता कि v की पावर किसके प्रोपोर्शनल है, m की पावर किसके प्रोपोर्शनल है, r की पावर किसके प्रोपोर्शनल है। तो मैं तो एक सिंपल सा काम करूंगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर a, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। मुझे कुछ नहीं पता, अब मैं क्या करूंगा, f इक्वल टू, इसको हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। अब मैं क्या करूंगा, अगला स्टेप, पहला स्टेप मैं प्रोपोर्शनलिटी बनाऊंगा, एक की पावर a, दूसरी की पावर b, तीसरी और c। हमें नहीं पता पावर, एफ का रिलेशन एम बी आर के साथ निकालना है, तो जिसका रिलेशन निकालना है उसको हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जिसके साथ निकालना है उनको रखेंगे राइट हैंड साइड और पावर चढ़ा देंगे। दूसरा स्टेप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा देंगे। तीसरा स्टेप डायमेंशन लिख देंगे, एम एल टी माइनस 2, यहाँ जाएगा के, है ना, एम की पावर ए, एम का डायमेंशन एम होगा ना तो उसकी पावर ए, एल टी माइनस 1 की पावर कितना बी, और यहाँ आर एल की पावर कितना सी। अब हम एम एल टी की पावर सेपरेट कर लेंगे, है ना, अलग अलग कर लेंगे। यहाँ एम की पावर ए है, ठीक है, यहाँ एल की पावर बी और ये सी है, तो एल की पावर हो जाएगा बी प्लस सी। यहाँ टी की पावर माइनस बी है, टी की पावर माइनस कितना बी है, एम एल टी की पावर अलग अलग लिखी। अलग अलग लिखने के बाद अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हर टर्म का डायमेंशन किसी इक्वेशन में सेम होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन जो होगा वही राइट हैंड साइड के हर टर्म का डायमेंशन होगा। तो यहाँ पर तो एक टर्म है लेफ्ट हैंड साइड और एक टर्म है पूरा राइट हैंड साइड, तो जो पावर यहाँ एम का है वही यहाँ एम का होना चाहिए, जो पावर यहाँ एल का है वही पावर यहाँ एल का होना चाहिए, जो पावर यहाँ टी का है वही पावर यहाँ भी टी का होना चाहिए। तो क्या बच्चों बात समझ में आ रही है? यहाँ देखो, यहाँ क्या है, m की पावर a है, तो आप कंपेयर करो, mlt की पावर दोनों तरफ समान करना है, जो यहाँ m की पावर है वही यहाँ होगी, लेफ्ट हैंड साइड जो m की पावर है वही राइट हैंड साइड होगी, जो लेफ्ट हैंड साइड l की पावर है वही राइट हैंड साइड होगी, जो t की पावर लेफ्ट हैंड साइड है वही t की पावर राइट हैंड साइड होगी, तभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का रूल फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं। तो आप क्या बोलोगे, कंपेयर कर दो, यहाँ m की पावर 1 है तो a बराबर 1, यहाँ t की पावर माइनस बी है, माइनस 2 है, तो माइनस b बराबर माइनस 2, तो b बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। a बराबर 1, b बराबर माइनस 2। यहाँ l की पावर b प्लस सी है और यहाँ l की पावर 1 है, तो b प्लस सी बराबर 1। अब देखो b बराबर 2 है तो 2 प्लस सी बराबर 1, यानी c बराबर माइनस 1, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ए बी सी का वैल्यूज हमने निकाल लिए और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो आप देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन में क्या है बच्चों, f इक्वल टू के, एम की पावर a, कितना है 1, m की पावर 1, v की पावर b, कितना है 2, v की पावर 2, c की, r की पावर c है तो c माइनस 1 है तो r की पावर माइनस 1। तो आप बोलोगे क्या, के m v²/r। तो आपको यहाँ पर क्या मिला, f का रिलेशन m की, b की और r की पावर के साथ मिल गया। तो यहाँ से कांस्टेंट जो k है उसका वैल्यू हम बच्चों नहीं फाइंड कर सकते, सिर्फ हम प्रोपोर्शनलिटी यानी पावर का रिलेशन एक क्वांटिटी का बाकी अदर क्वांटिटी के साथ प्रूव कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे देखो, एक और इस तरह का सवाल है अपने पास, इसमें इफ वेलोसिटी v, फोर्स f एंड एक्सेलरेशन a आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय। अभी तो मैंने फोर्स का रिलेशन एम बी और आर के साथ फाइंड करा था, अब अपन को दिया गया है कि वेलोसिटी के साथ, फोर्स के साथ और एक्सेलरेशन के साथ एंगुलर मोमेंटम का क्या रिलेशन होगा। तो जैसे मैंने पहले स्टेप चूज करे थे वैसे ही स्टेप अभी भी चूज करेंगे, मतलब वही सीक्वेंस हमें लेके चलना है। तो पहला स्टेप क्या था, पहले प्रोपोर्शनलिटी मानो, आपको किसका रिलेशन चाहिए, आपको रिलेशन चाहिए किसका बच्चों, एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। किसके साथ चाहिए, एफ बी और ए के साथ। तो आप क्या बोलोगे, एंगुलर मोमेंटम नहीं पता, एफ की किस पावर के प्रोपोर्शनल है, वी की किस पावर के प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन की किस पावर के प्रोपोर्शनल है। तो पहला काम है प्रोपोर्शनलिटी बनाना। तो एल एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, एफ की पावर ए। जैसा सीक्वेंस इसमें दिया है वही सीक्वेंस हमें भी लेना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम सीक्वेंस लेंगे बच्चों। तो एफ की पावर ए, कैपिटल ए लिख लो, ठीक है, और वी की पावर बी और एक्सेलरेशन की पावर कितना, सी।
ठीक है। तो एल का रिलेशन, एल है एंगुलर मोमेंटम, क्या बच्चों, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी है और ए एक्सेलरेशन है। इसका रिलेशन मुझे एंगुलर मोमेंटम का फोर्स, वेलोसिटी और ए के साथ चाहिए, मतलब एल का रिलेशन फोर्स, वी और ए की पावर के फॉर्म में चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी चेक करना है अपन को। तो आइए देखते हैं, ठीक है। इसको अगला स्टेप कैसे लिखेंगे बेटा, एल इक्वल टू कितना, के आ जाएगा, एफ की पावर ए, वी की पावर बी और ए की पावर सी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम डायमेंशन रख देंगे। एंगुलर मोमेंटम होता है एम बी आर, एम बी आर। तो आप क्या बोलोगे, एम हो जाएगा कैपिटल एम, एल टी माइनस वन और ये आर हो जाएगा एल। तो एम एल टू, ठीक है, टी माइनस वन। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का, एम एल टू टी माइनस वन, ठीक है। या फिर डी एल अपॉन डी टी टॉर्क होता है, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया, एंगुलर मोमेंटम का। एम बी आर से निकालो या डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू टॉर्क, उससे निकालो। आपको तो मतलब किससे, एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशनल फॉर्मूले से है। तो आप क्या बोलोगे, एम एल टू टी माइनस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, के। एफ फोर्स होता है एम एल टी माइनस दो की पावर ए, वी एल टी माइनस वन की पावर बी, ठीक है। और ए होता है एल टी माइनस टू, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू की पावर कितना, सी, ठीक है। अब हम लोगों को ए, बी और सी की वैल्यूज फाइंड करना है, तो अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग मैच कर लेंगे। तो आप ये देखो, यहाँ पर अगला काम क्या है, एम एल टी की पावर सेपरेट करना। पहला इक्वेशन बनाना, प्रोपोर्शनलिटी बनाना, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना, डायमेंशन लिखना, डायमेंशन लिखने के बाद एम एल टी की पावर अरेंज करना। यहाँ एम की पावर ए है, एम की पावर ए, और कहीं एम है नहीं। एल की पावर ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो एल की पावर ए प्लस बी प्लस सी। टी की पावर आप देखिए, यहाँ पर माइनस का 2a है, यहाँ पर माइनस का b है और यहाँ माइनस का 2c है। तो टी की पावर माइनस का 2a माइनस का b और माइनस का 2c। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है? कोई कठिन काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। अब अगला स्टेप मैंने बोला था कि एम एल टी का डायमेंशन अरेंज करने के बाद बोथ साइड एम एल टी का डायमेंशन जो पावर है इक्वल कर दो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, बोथ साइड एम एल टी की जो पावर है वो इक्वल करना है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन होगा, तो हम एम एल टी की पावर इक्वल करेंगे बोथ साइड। तो एम की पावर यहाँ कितना है, एम की पावर 1 है, यहाँ ए है, तो ए बराबर कितना आ गया, 1, ठीक है। ए बराबर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब देखो ऐसा, अब पूरा हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम थोड़ा सा स्मार्ट वे यूज करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट माइंड यूज करेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन कौन कौन से एलिमिनेट हो रहे हैं और कौन कौन से सही बैठ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखो, ए मतलब f की पावर क्या है, a है, तो a बराबर 1 किस में है, a बराबर 1। आप ये देखो पहला ऑप्शन जो है इसमें f की पावर -1 है, तो सीक्वेंस में जैसे ऑप्शन है वैसे ही सीक्वेंस में सॉल्व करने का फायदा यही होता है। अभी आपका 100% आंसर आ गया, ठीक है। देखो कैसे, मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं करा, मैं इक्वेशन बनाता, उन इक्वेशन को सॉल्व करता, ABC की 3 इक्वेशन बनती, 3 इक्वेशन को सॉल्व करता, टाइम ज़्यादा लगता, तो इसलिए मैंने ऑप्शन को हिट करा, ठीक है। अब यहाँ देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। a बराबर कितना आ गया बच्चों, a बराबर आ गया, a बराबर 1 आ गया, a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो ऑप्शन में a बराबर 1 कहाँ है, ऑप्शन में a बराबर 1 किस में है, तो पहला ऑप्शन a बराबर -1, पहले ऑप्शन में a बराबर कितना है, -1, दूसरे ऑप्शन में a बराबर 2, तीसरे ऑप्शन में a बराबर 1 और चौथे ऑप्शन में a बराबर -2। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही एक वैल्यू हमने निकाली या एक इक्वेशन मैंने बनाई, ठीक है, एक इक्वेशन बनेगी, मतलब ए बी सी की इक्वेशन बनेगी, तो हम ऑप्शन में देख लेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो उस इक्वेशन को कुछ ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहे होंगे, कुछ ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं कर रहे होंगे। तो उस इक्वेशन को कुछ ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहे होंगे और कुछ ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं कर रहे होंगे। तो जैसे मान लो ए बी सी में पहली इक्वेशन मैंने बनाई और मैंने देख लिया, तो ए बी सी, तो कुछ ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहे हैं उनको रख लेंगे, बाकी जो नहीं कर रहे हैं उनको हटा देंगे। फिर मैं अगली इक्वेशन बनाऊंगा एल की पावर, ठीक है, पहले एम की पावर से इक्वेशन बनाई, फिर मैंने एल की पावर से इक्वेशन बनाई, एल की पावर से मैं इक्वेशन बनाऊंगा। फिर जो मान लो 2 ऑप्शन बचे, 2 अलग हो गए, 2 ऑप्शन बचे, तो उन 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा और दूसरा ऑप्शन नहीं कर रहा होगा। तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यानी सेकंड स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर तो पहले स्टेप में आंसर आ गया, ए का वैल्यू 1 आया था। तो आप ये देखो, अगर थोड़ा सा समझदारी से काम करें तो ए का वैल्यू 1 सिर्फ
थर्ड ऑप्शन में है, सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। तो यहाँ पर थोड़ा सा सूझबूझ से बच्चों काम करना है, सूझबूझ से काम करेंगे हम तो हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा। तो बच्चों ए बराबर 1 यानी करेक्ट ऑप्शन कितना आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा आपका थर्ड, सही ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। अब बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। तो क्या क्या लिमिटेशंस है इसकी बात हम जरूर करेंगे। तो इन पर भी सवाल आ जाते हैं बच्चों, इन पर भी सवाल आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों वो क्या है, बाय द डायमेंशनल एनालिसिस द रिलेशन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद मोर देन 3 अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी ड्राइव्ड। इसका मतलब ये है कि 3 क्वांटिटी के साथ एक क्वांटिटी का रिलेशन निकाला जा सकता है, 3 से ज़्यादा के साथ नहीं। जैसे मान लो फोर्स का रिलेशन हमने निकाला था mv²/r, तो 3 क्वांटिटी थी, है ना। तो एक क्वांटिटी का रिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा 3 के साथ निकाल सकते हैं, 3 से ज़्यादा के साथ नहीं निकाल सकते हैं। ये पहली लिमिटेशन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों, अगला पॉइंट है द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज एज फंक्शन ऑफ लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड एक्सपोनेंशियल कैन नॉट बी ड्राइव्ड। तो अभी आपने देखा कि पावर के रिलेशन तो हम सिंपल एल्जेब्रिकल जो पावर होती है उनके रिलेशन तो हम बना सकते हैं, उनकी प्रोपोर्शनलिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे फंक्शन लॉग का आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, ठीक है, तो उसको हम प्रूव नहीं कर सकते। जैसे मान लो y बराबर कितना, लॉग अल्फा एक्स प्लस बीटा टी। अब अगर इसको ड्राइव करने के लिए बोले इसका रिलेशन बनाएं तो हम नहीं बना सकते। जैसे y बराबर एक्सपोनेंशियल e की पावर अल्फा एक्स अपॉन बी, नहीं बना सकते, ठीक है। y बराबर ना साइन थीटा साइन अल्फा एक्स अपॉन वी, नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशन है जिनको हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं सॉल्व कर सकते। क्या बच्चों, एक तो लॉग का फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक अपना एक्सपोनेंशियल, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसके बाद अगला पॉइंट है द फॉर्मूला मोर देन 1 टर्म्स विच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड ऑल्सो कैन नॉट बी ड्राइव्ड। मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं h इक्वल टू कितना, x इक्वल टू ut प्लस कितना हाफ at², ठीक है। v बराबर क्या पढ़ते हैं u प्लस at। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म्स हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो वो रिलेशन हम नहीं बना सकते। या प्लस एंड माइनस साइन आ गया जिस इक्वेशन में, उस इक्वेशन को हम डायमेंशनल एनालिसिस से प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी एक टर्म हो और राइट हैंड साइड भी एक टर्म हो, भले ही 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है कि इस तरह की जो इक्वेशंस हैं इनको हम डायमेंशनल एनालिसिस से प्रूव नहीं कर सकते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें प्लस और माइनस साइन आ गए, उन इक्वेशन को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई डिवाइड वाला चलेगा। जैसे मान लो x इक्वल टू कितना है अल्फा v² अपॉन कितना t², ये चलेगा, है ना। इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी एक टर्म है और राइट हैंड साइड भी एक टर्म है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या है, प्लस माइनस साइन आ गए, तो प्लस माइनस साइन आ जाएगा, तो उस इक्वेशन को हम डायमेंशनल एनालिसिस से प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है, ठीक है, द रिलेशन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद अदर 3 फिजिकल क्वांटिटी इन विच 2 हैव सेम डायमेंशन कैन नॉट बी ड्राइव्ड। तो ये लिमिटेशंस हैं। इसमें लास्ट पॉइंट में बोला गया बच्चों कि एक क्वांटिटी का रिलेशन 3 क्वांटिटी के साथ हमें ड्राइव करना है जिनमें 3 में से 2 का डायमेंशन सेम है, तो हम ऐसी इक्वेशन को भी डायमेंशनल एनालिसिस से ड्राइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक आखिरी पॉइंट और ऐड कर लो, कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है। मैंने बोला था जब मैं mv²/r का रिलेशन मैंने बता रहा था फोर्स का, तब मैंने वहाँ बोला था कि कांस्टेंट का वैल्यू भी हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये आज का रहा 1 शॉट, बड़ा ही इफेक्टिव था। यदि आप इस सीक्वेंस में हमारे सीरीज को देखते रहोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा नीट में। और ये एक तरीका है टाइम मैनेजमेंट का जिसके ज़रिए आप 1 शॉट में चीज़ों को थोरोली रिवाइज कर सकोगे, है ना, और आगे आपको सवाल करने में हेल्प मिलेगी। बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं है, तो एक 1 शॉट के जरिए आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और इन सब चीज़ों को सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से देखने के लिए, समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।